जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमोक पांडे और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल रूट हिस्ट्री लर्निंग क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक। जैसे लास्ट टाइम हमने टॉपिक में बात करी थी वो था हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है हमारा सी कोस्टल एरिया, मतलब कि भारत के जो बंदरगाह हैं हमारे, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे भारत में कितने बंदरगाह हैं मुख्य रूप से, और टोटली कितने बंदरगाह हैं हम उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर भारत में कितने बंदरगाह हैं। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि कुछ चीज़ें हम लोगों के लिए जानना जरूरी है इस चैप्टर में, कि जो हमारा पूर्वी तरफ का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ओके, क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं यहाँ पे। ओके, सेकंड जो हम देखते हैं, जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी तट जो है हमारा, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है वो है हमारा अरब सागर। अरब सागर। और जो हमारा दक्षिणतम है वो है हमारा हिंद महासागर। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं हिंद महासागर। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। अब बात करनी है हम लोगों को आज तट के बारे में, ठीक है, मतलब सॉरी बंदरगाह के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अगर पढ़ें तो जो भारत में जो मुख्य रूप से जो बंदरगाह है वो है 13 उनकी संख्या, परंतु एक और एक्स्ट्रा है जिसकी स्थिति जो है वो भारत में नहीं है, वो है हमारा ईरान में चाबहार। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि मेन रूप से भारत में कितने बंदरगाह हैं तो वो आपका आंसर होगा 13। ओके, क्योंकि वो भारतीय भूमि पे स्थित है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं भारत के बंदरगाह के बारे में और स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तर से लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा आता है कांडला। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। कांडला बंदरगाह, ठीक, पहला है हमारा कांडला बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि कांडला बंदरगाह जो हमारा है वो हमारा एक ज्वारीय बंदरगाह है। ओके, और दूसरी चीज ये है कि जो हमारा कांडला बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह भी उसको कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमें दो चीजें मिली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांडला बंदरगाह के बारे में क्या क्या चीजें हमने बताई। एक तो मैंने आपको बताया कि ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। नंबर एक क्या है? ये ज्वारीय बंदरगाह है। ओके, ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि यह जो बंदरगाह है वह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो क्या है? ये प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं। ये जो हमारा बंदरगाह है, यानी कि जो कांडला बंदरगाह है हमारा, ये हमारा ईपीजेड है, भारत का पहला। और ईपीजेड होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी कि यहाँ से जो सबसे पहले बाद में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू हुआ था, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता था इस बंदरगाह से। ओके, इसलिए इसको ईपीजेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईपीजेड। और होता क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ओके, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो हमने बात कर ली कांडला बंदरगाह की। बस इसके बारे में एक चीज और नॉर्मली है वो याद रखिए कि ये जो है हमारे भारत में सबसे उत्तरी जगह पर स्थित है, ठीक है, उत्तरी स्थान पे स्थित बंदरगाह है। ओके, तो कांडला बंदरगाह की हम लोगों ने बात कर ली। अब अगले पे आते हैं, और अगला बंदरगाह है हमारा मुंबई। ओके, मुंबई बंदरगाह है। तो यहाँ पे है हमारा नंबर 2 मुंबई बंदरगाह, मुंबई। ठीक, अच्छा, मैं आपको ये मुंबई बंदरगाह बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारे पूर्वी तट में जितने भी बंदरगाह हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे पूर्वी भाग में जितने भी हमारे बंदरगाह वो हमेशा बनाएंगे, क्या हमारे साथ बनाएंगे डेल्टा, हमेशा डेल्टा का निर्माण करते हैं। जितनी भी नदियां हैं या जितने भी बंदरगाह हैं उनकी जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करेंगी जितने भी पूर्वी भाग में है। और जो पश्चिमी भाग में है वो हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी होता है ज्वारनद मुख। ओके, ज्वारनद मुख।
हमेशा ये ज्वालामुख का निर्माण करती हैं। ओके, तो अब इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की। तो जो हमारा मुंबई बंदरगाह है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, मुंबई बंदरगाह मैं इसको लिखता रहता हूँ साथ में ही। नंबर 2 पे है मुंबई। आपको मैं एक एक करके भी आपको समझाता रहूंगा और फिर इसको आप कर दूंगा, फिर अगले पे आऊंगा, ठीक है। तो मुंबई की अगर बात करें तो हमारा जो मुंबई बंदरगाह है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, नंबर 1। और दूसरी चीज मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि मुंबई बंदरगाह जो है हमारा वो भारत का सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो काम काज होता है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, ये कहा जाएगा एक प्रकार से कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला है। तो इसके बारे में पहले हमने क्या सीखा कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, बड़ा बंदरगाह है। और दूसरी चीज हमने इसके बारे में सीखी कि इस बंदरगाह पे हमेशा ट्रैफिक रहता है, ठीक है। हमेशा ट्रैफिक रहता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है सबसे ज्यादा कांडला बंदरगाह पे। और अगर एक चीज और इसमें हम बात करें तो ये हमारा जो मुंबई बंदरगाह है ये हमारा एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी एक हमारा प्राकृतिक बंदरगाह। ओके, तो नंबर 3 इसमें लिख लीजिए कि ये भी हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, तो बात कर ली हम लोगों ने अभी तक फिलहाल 2 की बात करी है। धीरे धीरे करके आगे करते हैं। दरअसल जगह हो गई कम, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ रफ। ओके, तो अगला हम बात करने वाले हैं, वैसे मैंने इसकी स्थिति शायद आपको नहीं बताई, फिर भी मैप से समझ में आ रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। जो हमारा कांडला बंदरगाह है वो है हमारा गुजरात में, और जो हमारा मुंबई है वो तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक। तो ये हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं। और अगला हमारा बंदरगाह है नंबर 3, वो है हमारा नाहवा शेवा। इसकी भी स्थिति हमारी मुंबई में ही है, ठीक है। आइए जानते हैं कैसे और इसकी जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ी इस बंदरगाह की। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगला बताता हूँ मैं आपको। अगला हमारा है नाहवा शेवा। तो नंबर 3 हमारा है नाहवा शेवा, और इसकी भी स्थिति हमारी महाराष्ट्र में ही है। ओके, महाराष्ट्र में स्थिति इसकी हमारी। तो बात करें नाहवा शेवा की, तो आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। इसकी जरूरत दरअसल जब ये हमारा नाहवा शेवा जो बंदरगाह बनाया गया है ये कृत्रिम बंदरगाह है, और इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मुंबई बंदरगाह पे काफी ज्यादा ट्रैफिक होता था। दरअसल मेन मकसद इसका यही था बनाने का कि इसका मुंबई की जो ट्रैफिक होती है मुंबई बंदरगाह की, उस ट्रैफिक को कम किया जा सके, कितने भी हद तक उसको कम किया जा सके। तो इसका हमारे ये रूटीन था इसके लिए। तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है किस लिए, मुंबई बंदरगाह की। ओके, मुंबई बंदरगाह की ट्रैफिक कम करने के लिए। ओके, ट्रैफिक कम करने के लिए। मुंबई के हमें ट्रैफिक कम करने के लिए। और अगला अगर हम बात करें कि इसकी और भी क्या क्या खूबी हैं और ये कहाँ यूज मतलब किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो नाहवा शेवा जो हमारा बंदरगाह है ये हमारा भारतीय नौसेना द्वारा भी यूज किया जाता है। नौसेना के द्वारा यूज में आता है। ओके, यूज होता है नौसेना के द्वारा, इसका इंडियन नेवी इसका यूज करती है। ओके, हमने 3 बात कर लिए हैं। अब आगे आते हैं अगले पे। तो अगला है हमारा न्यू मैंगलोर, नंबर 4। न्यू मैंगलोर से पहले एक और करते हैं, मारमा गांव। लाइन से चलते हैं लोग, मारमा गांव, या फिर कहेंगे मारमा गोवा भी लिखा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, एक ही चीज है। नंबर 4 मारमा गांव या फिर मारमा गोवा। अब गोवा से तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये इसकी स्थिति कहाँ पे, इसकी स्थिति है गोवा में ही, ठीक। मारमा गांव हमारा गोवा में होता है, और गोवा में दरअसल हमारी जो हम लोगों का ये गोवा में है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है हमारा, और ये बसा है हमारा जुआरी नदी पे।
तो मारवा गांव जो हमारा है ये एक नदी है गोवा की, जुआरी, जुआरी नदी पे, ये जुआरी नदी पे बना हुआ है, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदी बंदरगाह भी बोलते हैं इसको, नदी बंदरगाह इसको बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मारवा गांव ये गोवा में है और यह एक जुआरी नदी के तट पे है, इसलिए इसको नदी बंदरगाह भी बोलते हैं। चलिए अब इसको रफ करते हैं और अगले पे हम अपने आते हैं। तो अगला है हमारा, और आपको अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं इसके नाहवा शेवा के बारे में, कि जो हमारा नाहवा शेवा बंदरगाह है ये भारत का आधुनिकृत और तकनीकीकृत बंदरगाह है, यानी कि सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज इसी में हुआ है। ओके, क्योंकि ये कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है इसलिए इस पे आधुनिकीकरण किया गया है। ओके, तो 4 हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। अगले पे आते हैं हम लोग। अगला है हमारा नंबर 5, और नंबर 5 है हमारा यहाँ पे न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। ओके, तो नंबर 5 है हमारा न्यू मैंगलोर, और न्यू मैंगलोर हमारा पड़ता है कर्नाटक में। न्यू मैंगलोर कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ओके, तो अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो जो न्यू मैंगलोर हमारा बंदरगाह है यह पश्चिमी जो भाग है हमारा, ठीक है, जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग के जितने बंदरगाह है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, यानी कि जितना भी इसका व्यापार होता है न्यू मैंगलोर वाले बंदरगाह पे, ये अपने पश्चिमी देशों से सबसे ज़्यादा व्यापार इसी बंदरगाह पे होता है। ठीक है, पश्चिमी देश में जैसे कि इधर आपकी अरब कंट्रीज आ जाती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज आ जाती हैं। ओके, तो जितना भी व्यापार होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का होता है वो मारवा गांव पे ही होता है। और ये जो है हमारा मारवा गांव बंदरगाह ये लॉ-एस्क का, सॉरी, जो लॉ है जो हमारा उसके एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी हैं, तो चलिए लिख देता हूँ मैं। पहले हमने जानी कि जो न्यू मैंगलोर है हमारा ये हमारा पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता है इसमें। ठीक है, पश्चिमी देशों से व्यापार होता है इसमें, पश्चिमी देशों से व्यापार के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब जितना भी ट्रेडिंग होती है पश्चिमी देशों में वो इसी बंदरगाह पे होती है। और दूसरा है हमारा न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है हमारा वो लॉ-एस्क के एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि लॉ-एस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, लॉ-एस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 6, अगले में आते हैं, और अगला है हमारा कोच्चि। ओके, कोच्चि है हमारा पड़ता है नंबर 6। कोच्चि, तो जो हमारा कोच्चि बंदरगाह है सबसे पहले देखते हैं ये है कहाँ पे। कोच्चि बंदरगाह हमारा पड़ता है केरल में, है। और ये हमारा कोच्चि बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह है प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, बस इसके बारे में इतना ही, ज़्यादा इसका नहीं पूछा जाता है। तो अगले पे आते हैं हम लोग। ठीक, अगले पे आते हैं, और अगला है हमारा जो बंदरगाह है वो है तूतीकोरन बंदरगाह। ओके, तो तूतीकोरन बंदरगाह है और ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। ओके, तूतीकोरिन, ठीक, तूतीकोरिन एयरपोर्ट जो है हमारा वो पड़ता है हमारा कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में, नंबर 7, तूतीकोरिन। तो बात करें अगर तूतीकोरिन
बंदरगाह की, तो इसकी स्थिति है हमारी तमिलनाडु में, पहली चीज। ठीक है, दूसरा नंबर ये है हमारा कि तूतीकोरिन हमारा जो बंदरगाह है वह भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। ठीक है, दक्षिण में स्थित है, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। ओके, दक्षिणतम बंदरगाह है। ठीक, तूतीकोरिन हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। तूतीकोरिन जो है हमारा वह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है हमारा तूतीकोरिन। ठीक है, और एक चीज और इसमें आप देख लीजिए कि इसको हम लोग जो वर्तमान समय है उसमें हम लोग इसको वर्तमान में इसको हम लोग चिदम्बरनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, के नाम से जानते हैं। ओके, चिदम्बरनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है 7 की, यानी कि हमारे जो पश्चिमी तट के जितने भी जो पश्चिमी भाग के भारत में जितने भी हमारे बंदरगाह थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं पूर्वी में, पूर्व में कितने कितने हैं, तो चलिए इसको कर देता हूँ। 7 हो गए हमारे, बात करते हैं 8 की और शुरुआत करते हैं इसी से। तो हम बात कर चुके थे अभी तक पश्चिमी भाग के जितने भी हमारे बंदरगाह थे। बात करते हैं पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में स्टार्ट यहीं से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा तूतीकोरिन के बाद आता है एन्नौर। ओके, नंबर 8 यहाँ पे। ओके, एन्नौर। ओके, एन्नौर जो हमारा एन्नौर है इसकी स्थिति भी हमारी है तमिलनाडु में। है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, और जो हमारा ये एन्नौर है ये बनाया गया था, ये दरअसल कृत्रिम है। कृत्रिम हमारा बना हुआ है पी 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 मॉडल पे, यानी ट्रिपल पी मॉडल पे। इसमें कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, ये होता है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कि नाम से है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसको निजी तौर पे भी यूज किया जा सकता है। और ये जो पीपीपी मॉडल है हमारा, ये इसके थ्रू मतलब कृत्रिम, ये जो हमारा एन्नौर बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह भी है और ये पब्लिक के लिए, यानी कि इसको निजी तौर पे भी यूज किया जा सकता है। बात करते हैं अगले की, तो अगला है हमारा एन्नौर हो चुका है। बात करते हैं अगले की जो है हमारा चेन्नई। ओके, चेन्नई। ओके, चेन्नई की अगर हम बात करते हैं तो लिख देता हूँ नंबर 9 चेन्नई। तो जो हमारा चेन्नई बंदरगाह है वह भारत का कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित बंदरगाह है। ओके, तो पहली चीज हमें मिली, पहली चीज हमें क्या मिली कि मैं इसको ध्यान देता हूँ कि यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। सिंपल। अगला है इसमें कि ये जो हमारा चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का सबसे कम गहराई वाला बंदरगाह है। ये कम गहराई वाला बंदरगाह है, कम गहराई वाला बंदरगाह है। ओके, और एक चीज और देख लीजिए कि जो हमारा चेन्नई बंदरगाह है वह सभी देशों के साथ, मतलब वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वो सब देशों के साथ व्यापार के लिए खुला हुआ है। यानी कि किसी भी देश का कोई भी मान लो जहाँ पे आके अपना सामान को अपने मतलब कि जितना भी उसके एक्सपेंस सॉरी जितने भी उसके गुड्स हैं वो उसको डिलीवरी कर सकता है। ठीक है, ये बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए किसका, होल वर्ल्ड के साथ, होल क्योंकि सारे विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार के लिए ये ओपन है। ठीक, अगली बात करते हैं हम लोग चेन्नई के बाद आते हैं विशाखापट्टनम की।
विशाखापत्तनम। तो अगर हम विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम की हमारी स्थिति कहाँ है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, नंबर 10। ओके, विशाखापत्तनम। ओके, तो ये जो हमारा विशाखापत्तनम है, सॉरी सी पोर्ट, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये तो आपको नाम जगह आपको पता है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो इसलिए वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा विशाखापट्टनम है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ओके, सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह ही एक सिंपल एक ऐसा बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पे? पूर्वी भाग में, यानी कि हमारे पश्चिमी भाग में काफी सारे प्राकृतिक बंदरगाह आते हैं, ठीक है, लेकिन पूर्वी भाग जो हमारा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता बंदरगाह है प्राकृतिक, जो है हमारा विशाखापट्टनम। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है कि जो विशाखापट्टनम हमारा बंदरगाह है यह पूर्वी भाग का प्राकृतिक बंदरगाह, पूर्वी भाग का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरी चीज आप ये देखिए, और ये सबसे गहरा है, ये भी लिख लीजिए पहले, यह सबसे गहरा है, सबसे गहरा बंदरगाह। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो हमारा विशाखापट्टनम जो हमारा ये बंदरगाह है ये हमारा डॉल्फिन नोज पहाड़ियों पे स्थित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ियों पे, याद रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ियों पे स्थित है, तो ये हमारा है डॉल्फिन नोज। ओके, डॉल्फिन नोज, तो हमारा डॉल्फिन नोज की पहाड़ियों पे स्थित है। तो हमारे हमने अभी तक कितनी बात कर ली? हमने अभी तक 10 की बात कर ली है। आज हमारे पास 3 अभी बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, तो अगला अगर हम बात करें तो अगला हमारा आने वाला है, बस इसके ऊपर है उड़ीसा। उड़ीसा में आता है हमारा पारादीप। ओके, नंबर 11, नंबर 11 अगला है हमारा पारादीप। पारादीप आता है हमारे किसमें? उड़ीसा में। भाई इसमें सिंपल आप एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा पारादीप है ये चाइना के लिए और जापान के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। वो भी किस लिए ज्यादा यूज किया जाता है? लौ के एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। लौ जो हमारा एस है उसके एक्सपोर्ट के लिए, लौ के एक्सपोर्ट यानी निर्यात के लिए यूज किया जाता है। ये प्रसिद्ध है, ऐसा बोला जाए, प्रसिद्ध है। ओके, लौ एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। और इसका ट्रेडिंग यानी कि जिसका व्यापार होता है ज्यादातर होता है हमारा चीन और जापान के साथ। ओके, चीन और जापान 2 देश हैं जिनके साथ इस बंदरगाह का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जिनके। ओके, तो 11 हो गए हमारे। मैंने आपको 13 बताए थे, भारत की मुख्य भूमि 13 है। ओके, और एक जो है वो मैं आपको बात बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया था ईरान में है चाबहार। ठीक, तो पारादीप हो गया हमारा। अब अगले पे आते हैं हम लोग। अगला है हमारा कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता नाम से आपको पता चल रहा है भाई पश्चिम बंगाल का है। ओके, नंबर 12 है हमारा कोलकाता। ओके, तो कोलकाता की अगर हम बात करें, इसकी स्थिति हमारी पश्चिम बंगाल में है। ओके, तो जो कोलकाता यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे अगर आप लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा पारादीप उड़ीसा, और यहाँ पे हमारा कोलकाता। ठीक, कोलकाता। तो जो हमारा कोलकाता है, कोलकाता बंदरगाह, ये हमारा बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, कि कहाँ बसा हुआ है हमारा? सॉरी, बसा बोला मैं, कहाँ पे स्थित है? हुगली नदी पे स्थित है। ठीक, हुगली नदी पे स्थित है। और हुगली नदी पे स्थित होने का मतलब मैंने आपको एक बार और बताया था कि जो हमारा मारमा गाँव था, मैं भी बता चुका है कि मारमा गाँव जो हमारा बंदरगाह ये हमारी जुआरी नदी पे स्थित है, इसलिए इसको नदी बंदरगाह ही बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो कोलकाता एयरपोर्ट, सॉरी कोलकाता जो हमारा बंदरगाह है उसको भी हम लोग नदी बंदरगाह ही बोलेंगे। ठीक, और इसका जो इस्तेमाल है, ये होगा नंबर 1। नंबर 2 मैं बताता हूँ कि कोलकाता बंदरगाह का जो इस्तेमाल है वो भारत के साथ साथ 3 और देश भी करते हैं। कौन कौन से देश करते हैं? नेपाल,
भूटान और बांग्लादेश। ये तीनों देश ही व्यापार के लिए हमारे कोलकाता बंदरगाह पे ही डिपेंड है, इसी से अपना वो ट्रेडिंग करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नंबर 3 ये है कि जो हमारा फरक्का बांध है, फरक्का डैम है जो हमारा हुगली नदी पे, वह कोलकाता बंदरगाह पे विद्युत आपूर्ति की विद्युत की पूर्ति करने के लिए ही उसका निर्माण किया गया है। तो हमने अभी तक जाने अपने 12। अब हमारे पास बचा है सिंपल एक बचा है, वो है हमारा 13वां नंबर। और 13वां नंबर जो हम कहें तो वो हमारा भारत की मुख्य भूमि में से थोड़ा अलग है। वो पड़ता है हमारा, मैं आपको नाम बताऊंगा आपको समझ जाएंगे, वो है हमारा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर के नाम से आप समझिए होंगे, पोर्ट ब्लेयर राजधानी हमारी अंडमान की। तो इसकी स्थिति हमारी अंडमान निकोबार, अंडमान है निकोबार द्वीप में। ये अंडमान और निकोबार के एकदम मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये बंदरगाह, और दूसरी चीज हम आपको ये बता दें इसमें कि ये बंदरगाह सबसे नवीनतम बंदरगाह है, नवीनतम बंदरगाह है, ये भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह है। बस इसमें और हमें कुछ नहीं जानना था। ये हमारे 13 कंप्लीट हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 13 होते हैं। अब हमारे पास एक आखिरी बचा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि वो भारत में नहीं है, भारत के बाहर स्थित है। तो मैं इसी में बता देता हूँ और आपको इसको, वो है हमारा नंबर 14। लेकिन अभी तक जो हमारे थे वो इतने में इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि आपके टोटल कितने हैं, कि 14 है 15 ना, वो आपसे पूछेगा कि भारत के कितने हैं। तो भारत के जो मुख्य पृष्ठ की भूमि पे है वो टोटल 13 है। एग्जाम में आप 13 ही लगाएंगे। अगर वो उसको 14वां नंबर पूछना होगा तो वो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि आपका कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत में स्थित नहीं है। तो वो आपको अगर पता होगा तो आप तो लगा देंगे कि आपका यही है हमारा नंबर 14 जो मैं बताने आ रहा हूँ, वो है हमारा चाबहार। ओके, चाबहार बंदरगाह। इसके बारे में सिंपल से एक चीज देखिए कि यह भारत का ऐसा बंदरगाह है जो भारत में स्थित नहीं है। ओके, तो इसकी स्थिति हमारी है ईरान, और यह जो है भारत द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, क्यों डेवलप किया गया? व्यापार के लिए सुरक्षा के लिए और शांति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत द्वारा ईरान में डेवलप किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना पसंद आया होगा वीडियो हमारा, और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल यूट्यूब स्टील लर्निंग क्लासेस पे। जय हिंद।